हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हमारे जो चैप्टर चल रहा है एस ब्लॉक, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पीछे वीडियो में हमने देखा है जो रासायनिक गुण होते हैं उनको चालू कर रखा है, और उससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी कंप्लीट कर लिया। अब केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है ग्रुप फर्स्ट की। देखो, अगली प्रॉपर्टी है जो क्षार धातु होते हैं उनका जो क्षार धातु हैलाइड होता है उनका जो सहसंयोजी गुण है उसका क्रम। देखो, डायरेक्ट याद रखना है, इसमें आयनिक आयनिक गुण क्या होता है, बढ़ जाता है ना आयनिक गुण का। तो क्या हो जाएगा, सहसंयोजी का क्या हो जाएगा, कम, जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, LiCl का। हेलाइड लेंगे ना साथ में, क्षार धातु हेलाइडों के सहसंयोजी गुण। हेडिंग डालो है ना, क्षार धातु हेलाइडों के सहसंयोजी गुण। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आएगा, जब आप हेलाइड सेम रखोगे तब तो क्या होगा, उसका क्रम ऑर्डर अलग होगा। और जब आप एलिमेंट सेम रखोगे और जैसे कि हेलाइड है वो अलग रखोगे तो अलग आएगा, दोनों में अलग अलग आएगा। तो याद रख लेना है ना, और मैं रीजन भी बताऊंगा आपको। क्षार धातु हेलाइडों के सहसंयोजी गुण। देखो, सबसे पहली बात, जब क्या हो, हेलाइड तो क्या हो, सेम। हेलाइड का मतलब आपके जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे क्या हो, सेम हो। लेकिन जब लिथियम हो, सोडियम हो, कैल्शियम हो, ऐसे ये सब अलग होंगे तो क्रम अलग आएगा। वो कैसे आएगा, जैसे सबसे पहले अगर मैं लूं अक्स, जैसे हेलाइडों की बात चल रही है ना, एच अक्स, तो सीधी सी बात है अक्स की वैल्यू आपको क्या होती है बता रखी है मैंने। फिर कल बाहर आई आंटी वाली लाइन है ना, फिर कल बाहर आई आंटी। तो अब देखो, इसमें क्या हो गया, आपके अक्स की जगह मतलब हेलाइड लेना है, तो मैं इसमें क्रम लिख रहा हूं। जब अक्स का मान क्या हो, अक्स यहाँ पे क्या हो, सेम हो। क्या हो बच्चों, सेम। अक्स सेम है मतलब सब में एक ही रहेगा। कैसे, देखो, जैसे एक लेते हैं हम लिथियम, क्या लेते हैं, लिथियम। जैसे है लीना कहा, रूबी सजी, फिर उसके हिसाब से लिथियम हो गया। उसके बाद में एन हो गया, है लीना कहा, रूबी सजी, फिरे नहीं लेना हमें। क्यों नहीं लेना, क्योंकि वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। अब देखो, इसमें हमें अक्स की वैल्यू क्या लेनी है, सेम लेनी है, मतलब सेम हेलोजन लेना है हमें। तो जैसे कि मैं Cl ले लेता हूँ अक्स की जगह, पहले क्या लिया है मैंने, Cl ले लिया। ऐसे आप F भी ले सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो। तो यहाँ पे Cl लूंगा, सब जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सबसे ज्यादा कौन होगा, लिथियम। क्योंकि देखो, ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, तो आकार बढ़ेगा तो आयनिक गुण है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन हेलोजन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हेलोजन सेम रहेगा तो क्या होगा, ये क्रम अपने किसका हो जाएगा, जिसका क्या है, धातु हैलाइड के सहसंयोजी गुण का हो जाएगा। लेकिन अगर हेलोजन अलग लेंगे, क्या लेंगे, हेलोजन अलग लेंगे, और अगर एलिमेंट सेम रखेंगे, परमाणु सेम रखेंगे, तो क्या होगा, परमाणु तो सेम रहेगा, मतलब इसमें तो आकार वाला रहेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर क्या हो जाएगा, हेलोजन का आकार बढ़ जाएगा। तो हेलोजन का आकार बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रम उल्टा हो जाएगा। सबसे बड़ा आकार किसका होता है, आयोडीन का होता है। जैसे कि अक्स की जगह मैं क्या लूंगा, FCl Br है, ये सब लूंगा, तो आकार उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या तो Li रहेगा ना सब में, जैसे F ले लूंगा इसके साथ में, फिर बाद में F के बाद में क्लोरीन आ जाता है। कौन आ जाता है बच्चों, क्लोरीन आ जाता है। क्लोरीन के बाद में ब्रोमीन आ जाता है। कौन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्रम ऐसे हो जाएगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, लास्ट के अंदर आयोडीन आ जाएगा, Li। आगे बात समझ में, तो ये क्रम हो जाएगा अपने ऑर्डर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, दोनों में ऑपोजिट हो जाता है। हाँ, ये आगे बात समझ में, ठीक है। लिखो, इसको नोट करो। ऑफ नहीं हुआ, उसमें स्क्रीन ऑफ हुई है। हाँ, चलो है ना, कर लिया नोट। आगे देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्षार धातु हेलाइड होते हैं, इनके सहसंयोजी गुण का क्रम क्या हो जाएगा। अगर हेलाइड सेम रहेगा तो ये रहेगा आपने, अगर मतलब हेलाइड अलग अलग है तब क्या, सॉरी हेलोजन क्या है, अलग अलग है, तब ये हो जाएगा। ये बात है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब अपन ने देखा कि जो लिथियम होता है वो बाकी सब जो एलिमेंट्स हैं इनसे अलग व्यवहार दर्शाता है। जैसे कि नाइट्रोजन से बाकी कोई भी अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लिथियम करता है ना। ऐसे ही जो लिथियम है ना, ये क्या करता है, अपने आप में कर्ण विकर्ण नाम सुना ना, विकर्ण, तो विकर्ण संबंध भी दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, लिथियम है ना, मैग्नीशियम है ना, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, उसके जैसा व्यवहार दिखाता है, मतलब उसके जैसे गुण दर्शाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछेगा आपसे कि लिथियम किसके जैसा व्यवहार दर्शाता है, तो मैग्नीशियम के जैसा दर्शाता है। तो इसको हम जैसे क्रॉस में होता है ना, तो उसको नाम देते हैं हम विकर्ण, है ना। तो लिखो, देखो, सबसे पहले लिथियम के असंगत व्यवहार कौन कौन से हैं, सारी चीजें नोट कराऊंगा, तो आप लिखते चलो ना। यहाँ पे हेडिंग डालो, लिथियम का असंगत व्यवहार। असंगत व्यवहार कैसे हो गया, क्योंकि ये सबसे अलग व्यवहार दर्शाता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखता है, बाकी सब एलिमेंट्स नहीं रखते ग्रुप फर्स्ट के, उनसे अलग रखता है। तो लिथियम का असंगत व्यवहार, यहाँ पे हेडिंग डालो, लिथियम का असंगत व्यवहार, असंगत व्यवहार।
कैसे, ऐसे। देखो सबसे पहले तो क्या है, मैंने वो नाइट्रोजन वाला ही बता दिया ना। उसके बाद में जैसे अपने ग्रुप है, मतलब अपना फर्स्ट ग्रुप है, उसे अलग व्यवहार रखता है, अलग गुण रखता है, उसकी वजह से क्या बोल दोगे कि ये अलग व्यवहार रखता है। अब जैसे बोल देंगे किसके जैसा व्यवहार रखता है तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट लिथियम, लेकिन हमारे जो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता है मैग्नीशियम, उसके जैसा व्यवहार रखता है। तो सबसे पहले लाइन तो यही हो जाएगी, क्या, लिथियम, यहां से दिख रहा है ना। हाँ देखो लिथियम के गुण, किसके गुण, लिथियम के गुण अपने वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न है ना, वर्ग के तत्वों से, अपने वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न है। कैसे भिन्न है, देखो अपने वर्ग के तत्वों से तो भिन्न है, लेकिन किसके समान गुण रखता है, मैग्नीशियम के समान गुण रखता है। Li के गुण अपने वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न है, परंतु क्या है, Mg के समान गुण रखता है ना। तो यहाँ पे अगली लाइन लिख दोगे अन्य तत्वों से भिन्न है। हाँ अगली लाइन यहाँ लिख दोगे, लिथियम ग्रुप सेकंड, जी सेकंड मतलब ग्रुप सेकंड के Mg मतलब मैग्नीशियम के समान गुण रखता है। किसके समान, Mg के समान, है ना, Mg के समान गुण दर्शाता है या रखता है, एक ही बात है। यहां तक बात समझ में आ गई ना। ये पूछेगा कि लिथियम वो किसके समान गुण रखता है, तो ग्रुप सेकंड का जो मैग्नीशियम है उसके समान रखता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर आ गई तो फिर आगे चलते हैं। देखो हाँ, तो लिथियम के अपने वर्ग के तत्वों से भिन्न गुण होते हैं और किसके समान होते हैं, मैग्नीशियम के समान। ये बात मैंने आपको बता दी। अब आवर्त में जो मैग्नीशियम है लिथियम के विकर्ण पे प्रेजेंट होता है। कैसे होता है, देखो जैसे आवर्त सेकंड से चलते हैं, थर्ड और सेकंड जैसे आवर्त रखते हैं, आपको पता है ये तो ग्रुप फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, लेकिन जब आप इधर चलते हो लेफ्ट टू राइट की साइड, तब क्या हो जाता है, ग्रुप सॉरी वो क्या आते हैं, आवर्त आ जाते हैं। और आवर्त कितने, आवर्त सारणी में 18 है, कितने हैं 18, और वर्ग कितने हैं, आवर्त कितने हैं, सॉरी बच्चों फिर से बताना, आवर्त और ग्रुप में क्या फर्क है। देखो आवर्त तो है 7 और ग्रुप कितने हैं 18, कितने हैं ग्रुप 18। तो ये बात करेंगे सेकंड आवर्त की, किसकी बात करेंगे हम, सेकंड आवर्त। अब देखो एक तो आवर्त सेकंड हो जाएगा, सेकंड आवर्त में कौन कौन से तत्व, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे चलते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे आवर्त फर्स्ट की बात करूंगा, किसकी, पहले बात फर्स्ट की, सेकंड की करेंगे, उसके बाद में थर्ड की बात करेंगे, क्योंकि देखो दोनों ग्रुप आ जाएंगे, उसमें हम जैसे लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में विकर्ण संबंध बताएंगे, वो समझ में यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे जैसे थर्ड सेकंड में है लिथियम हो गया, उसके बाद में आप कंटिन्यू चलते हो ना लेफ्ट टू राइट की साइड, तब ये सारे के सारे एलिमेंट आते हैं। तो लिथियम आ गया, फिर बेरिलियम आ गया, फिर बोरोन आ गया, फिर कार्बन आ गया, फिर नाइट्रोजन आ गया, फिर ऑक्सीजन आ गया। ऐसे आप आगे तक भी लिख सकते हो चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। क्लोरीन आ गया, फिर नियोन आ गया, क्या हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन तक हो गया। उसके बाद में आवर्त थर्ड की बात करें, यहाँ पे समझ में आ जाएगा पूरा आपके, ये कौन सा हो गया, आवर्त थर्ड। आवर्त थर्ड में देखो लिथियम के बाद में कौन आता है, Na आता है ना। तो फिर आगे चल जाओगे इधर लेफ्ट टू राइट की साइड, तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ये क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, उसके बाद में एल्यूमिनियम आ जाएगा, फिर सिलिकॉन आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा, उसके बाद में फास्फोरस आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, सल्फर, क्लोरीन, और लास्ट में जैसे आर्गन आ जाता है, कौन आ जाता है, ऑर्गन, जो उत्कृष्ट गैस है ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिथियम किसके जैसा व्यवहार दर्शाता है, मैग्नीशियम के जैसा। तो ये इसके विकर्ण पे हो गया, किस पे हो गया बच्चों, विकर्ण पे। जैसे कि हमारे वर्ग नहीं होता क्या, स्क्वायर, कैसा होता है स्क्वायर, ऐसा होता है, यस या नो। तो इसका जो ये वाला है, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो अपने एसी क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है। ऐसे बीडी भी क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है। तो ये देखो ऐसे क्रॉस लाइन पे आ रहे हैं ना, मतलब ये क्या है, विकर्ण है। तो कौन सा संबंध दर्शाते हैं लिथियम और मैग्नीशियम, विकर्ण संबंध या डायगोनल। इसको इंग्लिश में क्या बोल दोगे, डायगोनल, डायगोनल रिलेशन बताते हैं कौन, लिथियम और मैग्नीशियम। ऐसे ही बेरिलियम किसके साथ दर्शाता है, एल्यूमिनियम के साथ दर्शाता है। ऐसे ही बोरोन किसके साथ दर्शाता है, सिलिकॉन के साथ दर्शाता है, किसके साथ में, सिलिकॉन के। उसके बाद में कार्बन फॉस्फोरस के जैसा दर्शाता है क्या, बिल्कुल दर्शाता है। तो सिर्फ यहाँ तक ही विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, लेकिन हमारे कौन से हैं, ये दोनों है इस ग्रुप में, है ना। अभी सॉरी ये दोनों है, यहाँ तक बात कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई। बाकी यहाँ तक कार्बन फास्फोरस तक रिप्रेजेंट करता है, इससे आगे वाले नहीं करते हैं ना, इससे आगे विकर्ण संबंध नहीं दर्शाते। ये बात आपको याद रखनी है। तो लिथियम किसके जैसा, मैग्नीशियम के जैसा, बेरिलियम किसके जैसा, एल्यूमिनियम के जैसा। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई। अगर आई तो फिर आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, है ना। हाँ तो ये आप सेकंड के तत्व हो गए और ये सेकंड थर्ड के हो गए ना, इन दोनों के बारे में हमने लिख लिया। अब देखो लिथियम का जो असंगत व्यवहार होता है वो कैसे कैसे होता है। जैसे लिथियम होता है, उसके आयन होते हैं, Li+ होता है, उसका आकार वर्ग में सबसे छोटा होता है,
क्या होता है, सबसे छोटा होता है। जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है, लेकिन इसका आकार क्या होता है, सबसे छोटा होता है। दूसरी बात, इसकी अवस्था की बात करें, स्टेट की बात करें, तो कौन सी होती है, सॉलिड स्टेट होती है ना। बाकी जैसे हम Na देखें, Ka देखें, मतलब सोडियम पोटेशियम को देखें तो चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन आपने कभी कभी कहीं सुना होगा कि लिथियम को भी काट सकते हैं, नहीं, वो थोड़ा सॉलिड होता है। काटने को तो काट भी सकते हो, लेकिन ऐसे जनरली नहीं काट सकते, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये सॉलिड होता है। तो ये सारे के सारे गुण मैं आपको लिखाने वाला हूँ, है ना। तो ये बात आ गई, विकर्ण संबंध वाली बात आ गई एक तो। उसके बाद में देखो आगे चलते हैं, भिन्न होते हैं। हाँ, छाप लिया, आगे कंटिन्यू करें। देखो अब देखो, लिथियम का आकार अपने वर्ग में क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो सेकंड लाइन ये लिख दोगे ना, लिथियम आयन, किसका, लिथियम आयन, Li का मान लो, या फिर Li प्लस का मान लो। क्या मान लो, Li प्लस का मान लो। किसका आकार छोटा होता है, अपने वर्ग में क्या होता है, सबसे छोटा होता है। का आकार, साइज क्या होता है, सबसे छोटी या सबसे कम, सबसे कम। आ गई बात समझ में, ऐसे एरो से दर्शा सकते हो आप। हाँ, तो उसके बाद में लिथियम होता है। इस लिथियम की अधिक ध्रुवण क्षमता होती है। इसके कारण क्या है, ये यौगिकों में सहसंयोजी गुण है वो अधिक प्रेजेंट होते हैं। क्या बताया मैंने, Li प्लस होता है, उसकी ध्रुवण क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। पोलराइजेशन की जो कैपेसिटी होती है, एफिशिएंसी होती है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी वजह से ये क्या करता है, इसके जो कंपाउंड्स बनते हैं, यौगिक बनते हैं, वो सहसंयोजी गुण धर्म प्रेजेंट होते हैं उनमें, या सहसंयोजी गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी अन्य क्या करते हैं, आयनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, आयंस के रूप में मिलते हैं। जैसे आपने NaCl देखा है इलेक्ट्रोड वाले चैप्टर में, तो Na तो प्लस देता है आयन, और Cl क्या देता है, माइनस आयन देता है ना इलेक्ट्रोड पे। तो वो वाली बात है, लेकिन ये अलग है। लिथियम क्या करता है, सहसंयोजी गुणधर्म प्रदर्शित करता है। आगे बात समझ में। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है, क्या, लिथियम अधिक ध्रुवण क्षमता के कारण। लिथियम की ध्रुवण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ध्रुवण क्षमता क्या होती है इसकी, अधिक। अगर ध्रुवण क्षमता अधिक है तो इसके यौगिक है उनमें सहसंयोजी गुण धर्म क्या होंगे, अधिक। अतः सहसंयोजी कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें ना, सहसंयोजी गुण धर्म क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। सहसंयोजी गुण धर्म क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। यहां तक कहानी समझ में आ गई। उसके बाद में देखो, जैसे हम लिथियम के बाद में आगे चलते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में, तो उनमें क्या होता है, जो डी कक्षक होता है, डी ऑर्बिटल होता है, वो रिक्त मिलता है। क्या मिलता है, रिक्त डी ऑर्बिटल मिलता है। लेकिन हमारे लिथियम क्या है, जैसे 2s में आ जाता है ना, तो 2s के पास में डी कक्षक तो होता ही नहीं, 2 के पास में डी तो होता ही नहीं, तो क्या हो गया, डी कक्षक क्या हो गया, अब्सेंट हो गया, अनुपस्थित हो गया। तो सेकंड रीजन क्या हो जाएगा, Li के पास में क्या होता है, या लिथियम के पास में लिख दो, रिक्त डी कक्षक की अनुपस्थिति, है ना। अगला कारण डायरेक्ट लिख दो ना, क्यों टाइम खराब करें। रिक्त डी कक्षक या ऑर्बिटल, रिक्त डी कक्षक क्या हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा। माइनस एंटी का मतलब क्या होता है, अनुपस्थित हो जाएगा, है ना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिथियम की आयनन ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही उच्च होती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है, बार बार बताने से तो सिर्फ टाइम खराब होना है, बाकी कुछ नहीं है ना, आपको याद तो रखना पड़ेगा। हाँ, तो लिथियम के बारे में और दूसरी बात क्या लिख दूंगा, इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, अपने वर्ग में सबसे अधिक होगी। क्या, क्योंकि इसका आकार क्या होता है, सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा होता है तो इस पे जो प्रभावी नाभिक आवेश होता है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, सबसे पास में होंगे। तो पास में होंगे तो उन पे पकड़ क्या रहेगी, ज्यादा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। इसलिए आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने आपको रीजन फिर से बता दिया। तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। धन विद्युतीय प्रकृति क्या होती है, सीधी सी बात है, आयनन ऊर्जा अधिक हो गई तो जैसे धन विद्युत ऋण की प्रकृति क्या हो गई, इसमें कम हो गई। धन विद्युतीय प्रकृति मतलब क्या हो गई, ये इसकी ऑपोजिट होती है ना, धन विद्युतीय प्रकृति क्या हो गई, कम। क्या हो गई, कम। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। देखो हाँ, अब देखो लिथियम की जो अन्य क्षार धातुएं होती है उनसे भिन्नता कैसे होती है, ये मैंने आपको एक बात तो ये बता दी कि इसमें सहसंयोजी गुण पाया जाता है ना, सहसंयोजी यौगिक बनाता है ना, ये सहसंयोजी गुण पाए जाते हैं। तो इससे क्या बना लेगा, ये सहसंयोजी यौगिक बना लेगा। क्या बना लेगा, सहसंयोजी यौगिक बना लेगा। अब यौगिक में घी छोटी आती है ना, तो कोई बात नहीं, है ना। हाँ, और आगे जैसे चले तो बाकी के जो सारे के सारे होते हैं ना, वो एल्कोहल में विलय होते हैं, अविलय होते हैं। आप लोग मुझे बताओ वीडियो को पॉज करके, फिर आगे मैं बताता हूँ कि जैसे लिथियम होता है उसको एल्कोहल में हम मिला सकते हैं क्या, मतलब घुलनशील है या अघुलनशील है, ये बात आप बताओ मेरे को। हाँ, इसको छाप लो। हाँ, इरेज कर दो। अगली प्रॉपर्टी पे चले। देखो लिथियम होता है, इसके जो यौगिक होते हैं वो सहसंयोजी यौगिक होते हैं।
तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि जो ये एल्कोहल होता है ना, इसमें तो विलेय होते हैं, लेकिन जल के अंदर क्या हो जाते हैं, अविलेय हो जाते हैं, कम विलेयशील होते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी यही आ जाती है कि क्या बनाता है, ये सहसंयोजी यौगिक बनाता है। तो क्या हो गया, एल्कोहल में विलेय होता है ना, तो सीधी सी बात आप नॉर्मल सी ऐसे लिख लो, एल्कोहल में विलेय, परंतु जल में देखो या तो बहुत कम घुलेगा या फिर घुलेगा नहीं, तो जल में अविलेय या फिर अलग विलेय हो जाएगा, है ना। जल में अविलेय, दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, अलग विलेय। अलग का मतलब बहुत ही कम, जैसे आप गर्म वगैरह कर दो तो थोड़ा बहुत घुल जाएगा। आगे कहानी समझ में। और जैसे कि मैंने आपको एक बात और बताई, ये क्या बनाता है, सहसंयोजी प्रकृति है ना इसकी, जो यौगिक है उनकी, बाकी सबकी क्या है, आयनिक प्रकृति है। तो क्या हो जाते हैं, जल में विलयशील हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, अविलयशील। क्यों, क्योंकि इसमें सहसंयोजी बंध पाया जाता है, सहसंयोजी यौगिक बनते हैं इस वजह से। तो कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया, बाकी दोबारा से बता दूं, लिख दो, है ना। इसे पहले वाली लाइन में लिखा है ना, सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, इस वजह से सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, इस वजह से जल में नहीं घुलते। सॉरी, किसमें, जल में नहीं घुलते, एल्कोहल में घुलते हैं ना। यहाँ तक खाली समझ में आई। दूसरी बात मैंने बताई, एलआई क्या होता है, कठोर होता है, बाकी सब क्या होते हैं, कठोर नहीं होते, मतलब एकदम ऐसे नरम होते हैं ना, कठोर, कोमल, सारे नाम सुने होंगे आपने ना, अगर राजस्थान से हो तो सारे। हाँ, उसके बाद में देखो एलआई क्या होता है, कठोर। ये बात भी लिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर हमें लिखा है नहीं। एलआई क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता। तो अगर सॉलिड होता है तो इसके गलनांक क्या होंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे बाकी की तुलना में। एमपी और बीपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हाँ, तो सॉलिड होता है तो इसका गलनांक क्या होता है, गलनांक और कंपनांक भी क्या होते हैं, अधिक होते हैं बाकी एलिमेंट से। तो क्या हो गया, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बीपी बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बाकी एलिमेंट्स की तुलना में ज्यादा, बाकी मतलब इस ग्रुप के अन्य तत्वों से ज्यादा, बाकी तत्वों से अधिक। कौन से बाकी तत्व है, फर्स्ट ग्रुप, है ना। बाकी तत्व मतलब ग्रुप फर्स्ट के बाकी तत्वों से अधिक होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अगर ये ज्यादा हो गया तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो क्षार धातुएं होती है वो क्या होती है, बाकी जो क्षार धातुएं होती है ना इनके अलावा, वो क्या होंगी, नरम होंगी। तो क्या हो जाएंगे, उनके एमपी और बीपी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे बाकी के। तो इसका हम लिथियम का लिख रहे हैं तो इसका क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। आज हम फर्स्ट ग्रुप को कंप्लीट कर देंगे, क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। अब एलआई के आयनन एंथैल्पी की बात आ गई तो क्या होगी, वो भी क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है, ज्यादा हो जाएगी। रीजन वही है जो सारे ऊपर हमने अभी पढ़े हैं। तो इसकी आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, अन्य क्षार धातुओं से अधिक। तो एलआई की आयनन एंथैल्पी, किसकी, एलआई की आयनन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। किससे अधिक हो जाएगी, बाकी तत्वों से। बाकी कौन से, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सबसे अधिक हो जाएगी, है ना। एलआई की आयनन एंथैल्पी अधिक, है ना, किससे, बाकी अन्य तत्वों से। तो ये भी हो जाएगी। एक बात बताओ, इसकी अपचायक की क्षमता क्या होती है भाई, मैंने पढ़ाया भी था। जो फर्स्ट ग्रुप होता है इसमें प्रबलतम अपचायक कौन होता है, लिथियम होता है। ये बात मैंने बताई है, याद रखने, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। वो आपको बोलेगा कि लिथियम प्रबलतम अपचायक होता है, ऐसे 4 कथन दे देगा, बोलेगा सत्य असत्य को छांटिए। तो उनमें ऐसे एक कथन में ये उलझा देगा कि लिथियम होता है वो प्रबल अपचायक होता है, एक बोलेगा नहीं होता है ना। तो ऐसी बात है, ऑक्सीकारक बोल देगा कि प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है, लेकिन क्या होता है, ये अपचायक होता है। तो प्रबलतम अपचायक कौन, लिथियम, प्रबलतम अपचायक। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है कौन, लिथियम, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया लिथियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, मोनोऑक्साइड बनाता है। अगर कभी कभार मान लो प्रोक्साइड बना भी लिया तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती, वो अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। तो लिथियम एकमात्र क्या है, ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, मोनोऑक्साइड ही बनाता है। बाकी अन्य क्षार हम प्रोक्साइड भी बनाते हैं और सुपरऑक्साइड भी बनाते हैं, जो हमने ऊपर पढ़े थे, है ना। वही बात आ गई सारी घुमा फिरा के बाद। तो क्या लिख दूं मैं, यहीं पे प्रबलतम अपचायक होता है। और क्या लिख दो यहाँ पे, एक लाइन और लिख दूं, लिथियम क्या है, सिर्फ क्या बनाता है, मोनोऑक्साइड ही बनाता है। अगर वो पेरोक्साइड वगैरह बना भी लेता है तो क्या होते हैं, वो अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, है ना। तो क्या लिख दो यहाँ पे, लिथियम क्या करता है, सिर्फ मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या करता है, मोनोऑक्साइड बनाता है, मोनोऑक्साइड बनाता है। अगर पेरोक्साइड बना लिया तो क्या हो जाएगा, वो अस्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अस्थायी। एलआई क्या करेगा, अगर पेरोक्साइड बना लिया, क्या बना लिया, पेरोक्साइड, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल मतलब अस्थायी, क्या हो जाएगा, अस्थायी।
आगे बात समझ में, पेरोक्साइड बना भी लेगा तो क्या हो जाएगा, वो एस्टाइक हो जाएगा। और एक बात मैंने आपको बताई, Li होता है वो वायु में उपस्थित N2 के साथ भी अभिक्रिया करता है और उससे क्या बना लेता है, Li3N बना लेता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। तो ये बात भी लिखाऊं क्या, बाकी सब तत्व तो N2 से क्रिया करते ही नहीं है ना। तो Li है वो वायु से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, वायु मतलब उसमें उपस्थित नाइट्रोजन से, तो Li प्लस N2 इसे अभिक्रिया करके क्या करता है, Li3N बना लेता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अगर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे हाँ, जैसे N2 है तो यहाँ पे जैसे आ जाएगा इसके अंदर क्या, ये तो N2 का N2 ही रहेगा, इधर क्या कर देंगे Li3N, और इधर क्या है, ये तो इसमें आ जाएगा इधर 6, और इधर क्या कर देंगे 3 2 6। आगे कहानी समझ में, अब दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में आगे चलें, ले लिया स्क्रीनशॉट। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। जैसे LiHCO3 होता है वो केवल जलीय अवस्था में अस्तित्व में पाया जाता है, मतलब वो सिर्फ LiHCO3 होता है, मतलब लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जलीय अवस्था में ही पाया जाता है, उसके अलावा नहीं पाया जाता, उसका अस्तित्व नहीं होता, ठोस अवस्था में नहीं होता, मतलब सीधी सी बात है। जबकि अन्य जो क्षार धातु होती है वो अपने हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वो क्या होता है, ठोस अवस्था में भी प्रेजेंट होता है। कौन, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वो सोडियम लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वो क्या होता है, जलीय अवस्था में अस्तित्व में पाया जाता है, बाकी कोई भी नहीं पाया जाता। ये इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, है ना। लिखूं LiHCO3 लिथियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है इसका, सॉरी लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ देखो कंटिन्यू, क्या बताया मैंने, LiHCO3 LiH इंपॉर्टेंट बात है, केवल किस में पाया जाता है, इस सॉलिड अवस्था में तो केवल जलीय अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड अवस्था में नहीं पाया जाता, इंपॉर्टेंट बात है ना। इसका नाम क्या हो गया, याद रख लेना, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिख लो क्या है, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या होता है, सिर्फ जलीय अवस्था में ही इसका अस्तित्व होता है ना। सिर्फ सिर्फ कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, सिर्फ जलीय अवस्था में स्थायित्व या स्टेबल होता है ना, मतलब सॉलिड स्टेट में ये प्रेजेंट नहीं होता, ओनली किसमें होता है, लिक्विड स्टेट या जलीय अवस्था इसके अंदर होता है। बाकी सब होते हैं वो क्या इसमें होते हैं, ठोस अवस्था में भी होते हैं ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमें सिर्फ इसका याद रखना, सिर्फ जलीय अवस्था में स्थायित्व होता है इसका, है ना, या अस्तित्व में होता है, ठोस अवस्था में नहीं, है ना। दूसरे वर्ड्स में ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठोस अवस्था में क्या हो जाता है, एब्सेंट होता है या फिर प्रेजेंट नहीं होता, उपस्थित नहीं होता। अन्य क्षार धातु होती हैं उनके जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये भी लिखा देता हूँ, है ना, चलो लिख लो साथ में, अन्य क्षार धातुओं है ना, क्या बच्चों, धातुओं के हाइड्रोजन कार्बोनेट, अन्य क्षार धातुओं के हाइड्रोजन कार्बोनेट किस अवस्था में भी स्टेबल होते हैं, ठोस अवस्था में भी स्टेबल होते हैं ना। हाइड्रोजन कार्बोनेट किस में होते हैं, सॉलिड स्टेट में या ठोस अवस्था, दिख रहा है ना यहाँ पे मैंने लिखा है सॉलिड अवस्था, सॉलिड स्टेट, सॉरी, है ना, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। बाकी सब में किस में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। सिर्फ यही क्या होता है, एक लिक्विड स्टेट में होता है, जलीय अवस्था में होता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जैसे Li2CO3 होता है, उसको गर्म करने पे क्या हो जाता है, ये अपघटित हो जाता है ना। लेकिन जो अन्य क्षार धातुएं होती हैं उनके कार्बोनेट स्थायी होने के कारण क्या होते हैं, अपघटित नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताइए, तो Li2CO3 होता है, उसको अगर हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपघटित हो जाएगा, मतलब Li2O प्लस CO2 में टूट जाएगा। क्या समझे, Li2O प्लस CO2 में टूट जाएंगे, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है, यहाँ पे लिख दें कि Li2CO3 को गर्म करने पर अपघटित हो जाता है, बाकी क्षार धातुएं नहीं होती है ना। Li2CO3 को गर्म करने पर क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। कैसे अपघटित होता है, जैसे देखो यहाँ पे लिख देते हैं Li2CO3 है, इसको आप गर्म करोगे ऐसे, तो गर्म करोगे तो Li2O में चेंज हो जाएगा, ये टूट जाएगा, है ना। Li2O प्लस CO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी, ये CO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी, CO2 गैस। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई क्या। बाकी सब क्षार धातुएं क्या होती है,
उनके जो लिथियम कार्बाइड होते हैं, मतलब एलआई कार्बन से क्रिया करके क्या बनाता है, लिथियम कार्बाइड बनाता है। लेकिन जो अन्य क्षार धातु होती है वो क्या है, कार्बन से अभिक्रिया ही नहीं करती। सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी, जो एलआई होता है, किससे, एलआई कार्बन से क्रिया करके, किससे क्रिया करके, एलआई कार्बन से क्रिया करके, कार्बन से क्रिया करके क्या बनाता है, लिथियम कार्बाइड बनाता है। क्या बच्चों, लिथियम कार्बाइड, याद रखना। अन्य क्षार धातुएं कार्बन से अभिक्रिया नहीं करती। तो यहाँ पे देखो, क्रिया करके क्या बनाता है, लिथियम कार्बाइड बनाती है। अन्य क्षार धातुएं क्रिया नहीं करती। यहाँ तक समझ में आई, इंपॉर्टेंट लाइन, लिथियम कार्बाइड बनाती है। लेकिन चलो ये भी लिख लो, लेकिन अन्य क्षार धातुएं क्या कार्बन से क्रिया नहीं करती। दिख तो रहा है ना आपको, कार्बन से क्रिया नहीं करती है। यहां तक छापो, उसके बाद में आगे चलते हैं। हाँ, यहां तक छापो, दिख रहा है ना एकदम अच्छे से, नीचे वाला दिख रहा है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो दोबारा लिख दूंगा। हाँ दिख रहा है, छापो, फिर आगे चले। उसके बाद में मैंने आपको क्या इंपोर्टेंट पॉइंट बताया था वो लिख लेते हैं। क्या पॉइंट इंपोर्टेंट बताया, जो लिथियम होता है वो मैग्नीशियम के क्या होता है, समान ही कुछ गुण धर्म रखता है। इरेज कर दूं, हाँ आगे चले पॉइंट, चले आगे, चलो 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 चलो। हाँ, अब आपको एकदम अच्छे से स्टडी चालू कर देनी चाहिए, एग्जाम पास में ही है। वैसे दीपावली मना रहे होंगे आप सब लोग, है ना, तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। चलो देखो, उसके बाद में मैंने क्या बताया, लिथियम और मैग्नीशियम के क्या है, समान कुछ गुण धर्म रखता है। जैसे समान क्या गुण धर्म रखता है, उसकी परमाणु त्रिज्या किसके समान होती है, लिथियम की मैग्नीशियम के समान होती है। ऐसे उसमें आयनिक त्रिज्याएं हैं वो भी लगभग दोनों में क्या होती है, समान होती है। तो ये भी क्या हो गया, असंगत व्यवहार हो गया। बाकी कोई भी एलिमेंट मैग्नीशियम के समान या ग्रुप सेकंड के समान गुण धर्म नहीं रखता। तो क्या हो गया, लिथियम होता है वो क्या करता है, Mg के समान निम्न गुण धर्म रखता है। सारे लिखा देता हूं, है ना, निम्न गुण धर्म रखता है। Mg का मतलब क्या है, मैग्नीशियम, और इसमें दोनों में क्या कौन सा संबंध है, विकर्ण संबंध भी है ना। तो महत्वपूर्ण समानताएं कौन कौन सी है, जैसे इन दोनों की परमाणु त्रिज्या क्या है, लगभग समान, है ना। एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्याएं, परमाणु त्रिज्या दोनों की लगभग एक समान है। क्या है, लगभग एक समान। कितनी क्या है वो भी बता दूंगा अभी, बस थोड़ा सा वेट करो, है ना। क्या है, आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या दोनों की क्या है, अच्छा आयनिक त्रिज्या नाम नहीं लिखेगा, लिख दूंगा ना, परमाणु त्रिज्या दोनों की क्या है, एक समान है। आगे कहानी समझ में। उसके बाद में आयनिक त्रिज्या भी क्या है, लगभग समान है ना, एक ही तो बात है। परमाणु त्रिज्या लिख लो, या ऐसे लिख लो, आयनिक त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस दोनों की क्या होती है, बराबर होती है। अब कितनी क्या होती है वो लिखवा देता हूँ आपको, है ना। एक साइड तो लिखो एलिमेंट, क्या लिखना है, एलिमेंट, दूसरी साइड क्या लिख लो, परमाणु त्रिज्या, इधर क्या लिख लो, एटॉमिक रेडियस, और उसके बाद में आगे लिख लो आयन और एक आयनिक त्रिज्या। तो एक हो गया एलिमेंट, दूसरा क्या हो गया, परमाणु त्रिज्या, मतलब एटॉमिक रेडियस, कौन सी, एटॉमिक रेडियस। तीसरी कौन सी होगी, आयनिक रेडियस, कौन सी, आयनिक रेडियस। दूसरी आयन कौन से देते हैं, जब इनको वाटर के अंदर रखेंगे ना, तो कौन से देंगे, जैसे लिथियम तो Li प्लस दे देगा, Mg क्या दे देगा, Mg+2 दे देगा, याद रखना है ना। हाँ, तो आयन्स कौन कौन से देंगे वो भी आप लिख लो यहाँ पे। आयन्स की बात करें, किसकी बात करें, आयन्स की। तो देखो सबसे पहले तो आपको वो चीज लिखनी है जो आपको आती हो। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दूं लिथियम, क्या लिख दिया, लिथियम। उसके बाद में मैंने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम। तो आप सबको पता होना चाहिए, लिथियम होता है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है, मतलब इसके जो बाह्यतम कोश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि S1 होता है ना, ऊपर जैसे 1s1 2s1 ऐसे होता है। तो इसमें कितना होता है, 1s1 होता है, 1s2 होता है, बताओ मेरे को आप कितना होता है। तो इसके बाह्यतम कोश में जब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है तो 1s1 ही होगा, मतलब लास्ट में S1 होगा।
अगर किसी के भी होगा तो 2s1 हो जाएगा, 3s1 हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ग्रुप का है तो इतना याद रखो, s1 आता है मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, m प्लस बनाता है, तो ये Li क्या बना लेगा, Li प्लस बना लेगा। अब ऐसे सेकंड ग्रुप का है तो ये क्या बना लेगा, इसके बाह्यतम कोश में क्या आएगा, जैसे S2 आएगा ऊपर, जैसे NH2 आता है ना वैसे, तो कितना हो जाएगा इसका, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो Mg+2 हो जाएगा। इतना याद रखना, ये गलती तो आप भूल के भी मत कर देना, है ना। उसके बाद में देखो, अब बात आती है एटॉमिक रेडियस की और आयनिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस कितनी हो जाती है, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ। एटॉमिक रेडियस मतलब परमाणु त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या। और ये हो जाएगी आयनिक त्रिज्या, कौन सी, ये वाली आयनिक त्रिज्या। अब क्या फर्क है बताओ। देखो एटॉमिक रेडियस है इसकी तो होती है 156 ppm, सॉरी pm, कौन सी, पिकोमीटर। आगे काली समझ में। और ये कितनी होती है 160, कौन सी 0, 160 पिकोमीटर की, है ना, बहुत ही कम होते हैं। उसके बाद में जैसे आयनिक रेडियस की बात करें तो इसकी तो होती है 76, कितनी, इसकी तो होती है 76 पिकोमीटर और इसकी 72 लगभग, है ना, दोनों की सेम होती है। आगे कहानी समझ में। ये अपने यहाँ तक कहानी खत्म होती है, इनकी जो भी प्रॉपर्टीज थी वो सेम है। अपने ग्रुप से कैसे भिन्नताएं रखता है, ये सारी की सारी लिथियम की बातें हमने कर ली। अब आगे चलेंगे, ये बात सारी हो गई। लिथियम अपने, जैसे लिथियम होता है वो अपने वर्ग में सबसे क्या होता है, कठोर भी होता है, उसके बाद में हल्का भी होता है। ऐसे मैग्नीशियम होता है वो भी क्या होता है, अपने ग्रुप में सबसे हल्का होता है ना। तो लिथियम और मैग्नीशियम में कुछ समान गुणधर्म है वो हमने देख लिया है ना। LiCl और जो MgCl2 होता है, इनके जो लवण होते हैं वो क्या होते हैं, अलग विलेय होते हैं, किंतु एथेनॉल में क्या हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं। तो ये बात मैंने आपको बता दी थी। LiCl होता है वो क्या होगा, अपने जल है उसका लवण होता है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, अलग विलेय हो जाएगा, लेकिन एथेनॉल में क्या हो जाएंगे, विलेय हो जाएंगे, है ना। तो अगली बात पे चलें, Li Mg के समान निम्न गुणधर्म रखता है ना। उसके बाद देखो, इरेज कर दूं, हाँ। तो आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें और देख लेते हैं। जैसे लगे हाथ ये देख लेंगे, लिथियम और मैग्नीशियम में क्या क्या समानताएं होती है ये भी देख लेते हैं ना, साथ में देख लें, दोनों के एक साथ कंबाइन करके पढ़ लें जिससे आपको याद रहे, है ना। तो यहाँ पे जैसे चल ही रहा है, लिथियम एंड मैग्नीशियम के समान निम्न गुणधर्म रखता है ना। लिथियम एंड मैग्नीशियम निम्न गुणधर्म समान रखते हैं, या चलो, है ना, ऐसे लिख दो में समानताएं, लिथियम एंड मैग्नीशियम में समानताएं। कौन कौन सी समानताएं चल रही है, एक तो पीछे आपने देख ली। चलो आगे इस टॉपिक को पूरा कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम अपने वर्ग में अन्य तत्वों की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक कठोर होते हैं और हल्के भी होते हैं, है ना। तो ये चीज भी लिख लो, क्या होते हैं, अन्य की तुलना में अपने वर्ग के, चलो पूरा लिखवा देता हूँ, अपने वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में कठोर क्या होते हैं, कठोर होते हैं, सॉलिड होते हैं, और क्या रखते हैं, मतलब वजन कम रखते हैं, हल्की भी होती है ना, कठोर व हल्के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यार। उसके बाद में जैसे इंपॉर्टेंट बात करें, जो LiCl होता है और MgCl2 होता है, इनके जो लवण होते हैं वो जल में क्या होते हैं, अलग विलेय होते हैं, कम घुलते हैं। लेकिन एथेनॉल होता है उसमें क्या हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अगली यही हो जाएगी, है ना। अगला पॉइंट, LiCl एंड MgCl2 एथेनॉल में विलेय, किसमें, एथेनॉल में विलेय। बाकी तत्व है जल में विलेय होते हैं ना, ये किस में विलेय होते हैं, एथेनॉल में विलेय होते हैं। अभी कार्य समझ में जल में अलग विलेय हो जाएंगे ना, इंपॉर्टेंट बात ये है, जल में अलग विलेय या अविलेयशील। आगे कार्य समझ में। उसके बाद में आगे चलें, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके सामान्य ऑक्साइड, जैसे लिथियम जो बनाता है Li2O, ऐसे मैग्नीशियम क्या बना लेगा, MgO, है ना, बनाते। लेकिन जो ऑक्सीजन का अधिक क्या होगा, मतलब बहुत ज्यादा होगा, तो उसकी उपस्थिति में क्या कर लेंगे, बाकी सब तो सुपर ऑक्साइड वगैरह बना लेंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पहले भी बताई आपको, फिर से बता देता हूँ, है ना। और ये बात भी हो गई, ये दोनों ही क्या होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं, है ना, लिथियम और मैग्नीशियम। आगे चले, तो मैंने क्या बताया, लिथियम और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, सामान्य ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, सामान्य ऑक्साइड। O2 से क्रिया करके, O2 से
क्रिया करके, सॉरी स्टूडेंट्स, O2 से क्रिया करके क्या बनाते हैं सामान्य ऑक्साइड, या फिर उसको आप क्या बोल सकते हो, मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हो, है ना। सामान्य ऑक्साइड बनाते हैं, कौन से, लिथियम और मैग्नीशियम। क्या बना लेंगे, सामान्य ऑक्साइड। जैसे लिथियम तो बना लेगा Li2O और ये बना लेगा MgO। अभी कहानी समझ में, अगर ये समझ में आ गई तो उसके बाद में आगे चलते हैं। जैसे ऑक्सीजन को अधिक में लेंगे तो ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। अभी कहानी समझ में, मतलब ये दोनों क्या करते हैं, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। अगर बना भी लेते हैं कभी कभार, सुपर ऑक्साइड तो बिल्कुल भी नहीं बनाते, है ना। अब देखो, और एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले बता दी, Li और Mg दोनों ही क्या होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, है ना। तो ये बात भी लिख लो, दोनों कौन, प्रबल अपचायक होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अभी कहानी समझ में, प्रबल अपचायक होते हैं दोनों। अपचायक कौन होते हैं, जिनका खुद का क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, इलेक्ट्रॉन का क्या हो, त्याग हो। अभी बात समझो, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। हाँ, दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बता दिया ना। दोनों ही किससे क्रिया करते हैं, नाइट्रोजन से क्रिया करते हैं। किससे, नाइट्रोजन से। और क्या बनाते हैं, नाइट्राइड। दोनों N2 से क्रिया करके, यहाँ लिख लो, दोनों N2 से क्रिया करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड्स, नाइट्राइड्स बनाते हैं। अभी कहानी समझ में, कैसे, मैंने आपको पहले भी करवाया, फिर से लिखा देता हूँ। जैसे Li है, उसको N2 से जब रिएक्ट करवाओगे, Li को N2 से रिएक्ट करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, Li3N बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, Li3N। ये तो मैंने आपको पहले करवा दिया। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो। इधर जैसे 6 लगा दोगे, इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे मैग्नीशियम है, उसको भी आप रिएक्शन करवा दोगे, मैग्नीशियम प्लस N2। तो ये देखो क्या बना लेगा, ये भी अपने Mg3N2 बना लेगा। क्या बना लेगा, Mg3N। अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 3 लगा दो, बस कहानी खत्म। यहाँ पे समझ में आ गई बात आपके, 3Mg प्लस N2 क्या बना लेंगे, Mg3N2। हाँ, तो नाइट्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। उसके बाद देखो आगे कंटिन्यू करेंगे। लिथियम और मैग्नीशियम के जो नाइट्राइड बने हैं, क्या ये जलप गठित होते हैं या जलप गठन होता है इनका। अगर इनका जलप गठन करवा दें तो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आती है और एग्जाम में पूछता गया आपको, क्या होता है, एग्जाम में पूछता है। तो इनका जलप गठन करवा देंगे हम। क्या करवा देंगे, जलप गठन। तो जलप गठन करवाएंगे तो क्या होगा, ये संगत हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और साथ में NH3 मुक्त करेंगे। क्या मुक्त करेंगे, NH3। ठीक है, जब इनका अब गठन करवाएंगे, क्या, जलप गठन, किसका, नाइट्राइड का, जो भी नाइट्राइड बना है इसका, है ना। तो इसका मैं क्या करवा रहा हूँ, इधर जलप गठन करवा रहा हूँ। तो जलप गठन करवाऊंगा तो किससे अभिक्रिया करवा दूंगा, सीधी सी बात है, H2O से करवा दूंगा। किससे, H2O से। अगर H2O से अभिक्रिया करवाऊंगा तो NH3 निकल जाएगी और संगत हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात है ना। तो जलप गठन, तो नाइट्राइड बना है ना, तो इसका क्या कर लूंगा मैं, नाइट्राइड का जलप गठन करवाने पर, जलप गठन करवाने पर, है ना, क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे ना, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NH3 बाहर निकल जाएगी और संगत हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। क्या बनेगा, संगत हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या हो जाएगा, NH3 बाहर निकल जाएगी। जैसे कि मैं आपको रिएक्शन से समझा देता हूँ। आपने क्या बनाया, Li3N बनाया ना, ये लो Li3N, इसका करवा दो जल अपघटन और क्या बना लो, संगत हाइड्रोक्साइड, मतलब LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया बच्चों, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्या निकल गई, गैस निकल गई, है ना। यहाँ तक समझ में आ गई। चाहो तो इसको आप क्या कर सकते हो, बैलेंस भी कर सकते हो। Li3 है तो इधर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बाकी H2O इधर क्या है, 3H2O, हाँ, तो इधर भी क्या आ जाएगा, देखो 6 है ना, इधर 3 हो रही है, 3 6, तो इधर भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 2 6, 3 आ जाएगा, है ना। अब हो गया। अब जैसे अगली रिएक्शन देख ले, Mg3N2 वाली, है ना, वो वाली नीचे वाली, क्या हो गया, Mg3N2 वाली। अभी कहानी समझ में। हाँ, तो आप खुद से करके बताओ मेरे को ये।
अच्छा इधर मैंने लिखा नहीं क्या 2, हाँ क्या हो जाएगा Mg3N2, Mg3N2 साथ में क्या लोगे, पानी लोगे, जल अपघटन करवा रहे हो, तो क्या बन जाएगा Mg होल ट्वाइस OH के बाद में बाहर होल ट्वाइस है ना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में प्लस में क्या निकल जाएगा NH3 निकल जाएगा। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हो, इधर 3 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और उसके बाद में NH3 कितना है 2, क्योंकि N2 लिया है ना ये वाला। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के? अगर आ गया तो आगे चलें। फिर आपको एक बात पता होगा, हमारे पास में जो LiOH बना है ये क्या है, दुर्बल क्षार है प्रबल क्षार, बताओ मेरे को। और MgOH होल ट्वाइस बना है ये क्या है, दुर्बल क्षार है प्रबल क्षार, बताओ। देखो ये जो दोनों बने हैं ना ये क्या है, दुर्बल क्षार। क्या बना है बच्चों, दुर्बल क्षार। जब प्रबल था उससे रिएक्शन करवाई तो बना क्या, दुर्बल। और ये क्या हो गया, ये भी दुर्बल क्षार ही है, दोनों क्या बन गए, दुर्बल क्षार। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड आपने नाम सुना होगा। तो ये कौन से बने हैं, दुर्बल क्षार, मतलब क्या हो गए, वीक बेस बन गए। क्या बन गए, वीक बेस बन गए। अब जब इनकी आप अभिक्रिया कराओगे या मतलब ताप या अपघटन करवाओगे तो क्या बन जाता है, इनसे संगत ऑक्साइड बन जाता है। क्या, संगत ऑक्साइड। जब LiOH और MgOH होल ट्वाइस का आप ताप या अपघटन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, संगत ऑक्साइड बन जाएगा। ये चीज आप लिखेंगे ना, यहाँ तो उतार लिया। चलो देखते हैं, ताप या अपघटन करेंगे, दुर्बल क्षार बने ना इनका, तो मैं डायरेक्ट ये नीचे वाली लाइन इरेज नहीं कर रहा, ये काम में आएगी अपने, है ना। हाँ इधर वाला इरेज कर देते हैं। देखो हाँ, ताप या अपघटन करवाने पे क्या होता है, संगत ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो लिख लो सीधा सीधा, LiOH है, इसका क्या करवा दूंगा मैं, ताप या अपघटन करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा, ताप या अपघटन। ताप या अपघटन करवाते ही क्या बन जाएगा, ये टूट जाएगा Li2O प्लस H2O के अंदर, मतलब ऑक्साइड मिल जाएगा हमें। तो Li2O है वो मिल जाएगा। क्या करवा दूं इसका मैं, ताप या अपघटन करवाने पे। क्या करवाया मैंने, ताप या अपघटन। तो Li2O प्लस में क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। वापस ताप या अपघटन करवा दिया ना, तो क्या मिल गया हमें, ऑक्साइड मिल गया, संगत ऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ताप या अपघटन करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, संगत ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, ना। संगत ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, संगत ऑक्साइड क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। नीचे वाली लाइन इरेज कर देते हैं ना, क्योंकि आपको याद है क्या है, MgOH होल ट्वाइस है। इसका क्या करवा देंगे, ताप या अपघटन करवा देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें, MgOH होल ट्वाइस। इसका क्या करवा देंगे, ताप या अपघटन करवा देंगे, तो MgO बन जाएगा, है ना। MgO प्लस में क्या बन जाएगा, H2O। क्या हो गया, H2O। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? अगर ये समझ में आ गई तो फिर आगे चलते हैं। देखो इसमें Mg कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, सब मैंने आपको पहले भी बता दिया, कितने का, 2 का। हाँ तो आगे ना बात समझ में। अब आगे चले। अब जैसे Li2CO3 और MgCO3 है, उसको गर्म करने पे क्या होता है, ये आसानी से विघटित हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, असंगत ऑक्साइड बना लेते हैं। साथ में क्या दे देते हैं, CO2 देते हैं। तो ये लाइन लिख लो, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। देखो हाँ साफ लिया। हाँ एकदम सिंपल सिंपल बातें हैं तो आपको आनी चाहिए। उसके बाद में आज हमारे वर्क फेस्ट कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर दें, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो देखो एक तो हमारे पास में होता है Li2CO3, Li2CO3 हो गया, दूसरा MgCO3 हो गया, एंड MgCO3 हो गया। जब इनको आप गर्म करोगे, क्या करोगे, को गर्म करने पर क्या मिलता है हमें, गर्म करने पर क्या मिल जाएगा, विघटित होकर संगत ऑक्साइड बनाते हैं। गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, विघटित होकर, सीधा लिख लो ना, विघटित होकर क्या बनाते हैं, संगत ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, संगत ऑक्साइड। प्लस में क्या बनाते हैं, CO2 गैस बनाते हैं। क्या है, संगत ऑक्साइड प्लस CO2 बनाते हैं। ये बात समझ में आ गई? कैसे, देखो एग्जांपल से समझते हैं, इनको तोड़ के दिखाता हूँ मैं। Li2CO3 लिया आपने, क्या लिया,
CO3। अब जब इसको आप क्या करोगे, गर्म करोगे, गर्म करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्रायंगल लगाते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है गर्म करना। तो जब इसको गर्म करोगे तो संगत ऑक्साइड बन जाएंगे, मतलब Li2O प्लस में क्या निकल जाएगा, CO2 गैस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, CO2 गैस निकल जाएगी। अब दूसरा MgCO3 है, कौन है, MgCO3। इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, MgO बना लेगा, जैसे ऊपर भी हमने यही देखा था ना। और क्या निकल गया, CO2 गैस बाहर निकल गई। तो जो हमारा एक बात और बोल दी मैंने आपको पहले भी बताया था, जो Li और Mg होते हैं ये दोनों ही कार्बन से क्रिया नहीं करते, सॉरी क्या करते हैं, ये दोनों ही कार्बन से क्रिया करके क्या करते हैं, संगत कार्बाइड बनाते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है ना। तो अगली लाइन आप क्या लिख लोगे, Li और मैग्नीशियम दोनों ही कार्बन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, संगत कार्बाइड बनाते हैं, जो मैंने पहले बना के दिखा दिया आपको है ना। Li व Mg कार्बन से क्रिया करके, किससे क्रिया करके, कार्बन से क्रिया कर के क्या बनाते हैं, संगत कार्बाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, संगत कार्बाइड, संगत कार्बाइड बनाते हैं, संगत कार्बाइड बनाते हैं। आप इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। क्या करते हैं, आगे चलते हैं, इसको आप नोट करो। आज यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे इसको हम ब्रेकफास्ट को, बस 2-4 मिनट का और बचा है। हाँ उतार दिया। हाँ अब क्या करेंगे, क्षार धातुओं के उपयोग लिखेंगे। क्या करेंगे, क्षार धातुओं के उपयोग, इसके यूजेज देखेंगे ना। यहाँ पे हमारे लिथियम और मैग्नीशियम का जो कॉमन समानताएं थी वो चीजें कंप्लीट होती है। उसके बाद में लिथियम का असंगत व्यवहार था वो भी देख लिया है। अब क्या करेंगे, क्षार धातुएं होती है, इनका क्या उपयोग है, यूज क्या है ना, ये चीज देखेंगे। लास्ट 10 मिनट का चैप्टर बचा है, मुश्किल से चैप्टर नहीं सॉरी वर्क फर्स्ट बचा है ना। वर्क फर्स्ट की जो क्षार धातुएं हैं इनका उपयोग क्या है, ये चीज हम देखने वाले हैं। तो हेडिंग डालो, क्षार धातुओं के उपयोग, क्षार धातुओं के उपयोग। अब देखो क्या क्या उपयोग है, क्या उपयोग में लेते हैं हम इनको। जैसे कि आपको बताया मैंने, लिथियम का उपयोग मिश्र धातु बनाने के लिए काम में लिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। तो सबसे पहली बात तो यही लिख दो, लिथियम का उपयोग क्या करते हैं, लिथियम इसका उपयोग किसमें करते हैं, मिश्र धातु बनाने में। किसमें, मिश्र धातु बनाने में। मिश्र धातु कौन सी बनाते हैं, मिश्र धातु बनाने में। अब एग्जांपल बताओ वीडियो को पॉज करके। मिश्र धातु बनाने में जैसे कि Li के हम Pb से रिएक्शन करवाते हैं, Li प्लस Pb, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास में श्वेत मिश्र धातु बन जाएगी। क्या बन जाएगी, श्वेत मिश्र धातु। अगर आपको पूछ ले डीपली जाके कि इसकी कितनी मात्रा होती है, तो होती है 0.05%। कितनी, 0.05%। तो क्या बन जाएगा, श्वेत मिश्र धातु बन जाएगी। तो इसको क्या नाम देते हैं हम, एग्जाम में पूछता है आपको मिलाने के लिए संगत असंगत वाले में है ना, श्वेत मिश्र धातु। कौन सी धातु, श्वेत मिश्र धातु। ऐसे ही हमारे लिथियम और एल्यूमिनियम को मिला देंगे तो कौन सी मिश्र धातु बन जाएगी हमारे पास में, उच्च तनन क्षमता वाली बन जाएगी, जिसका निर्माण वायु अणुओं के निर्माण के लिए काम में लिया जाता है ना। तो लिथियम प्लस एल्यूमिनियम। अगली कौन सी लिख लो, लिथियम प्लस एल्यूमिनियम। लिथियम के साथ में क्या मिला दोगे, एल्यूमिनियम मिला दोगे, तो क्या बन जाएगी, उच्च तनन क्षमता वाली धातु बन जाएगी, हाई डक्टाइल प्रॉपर्टीज वाली वस्तु बन जाएगी, जो वायुयानों के निर्माण में प्रयुक्त होती है। वायुयान मतलब जैसे एरोप्लेन वगैरह है इनमें है ना। तो क्या हो गया, उच्च तनन, तनन का मतलब होता है डक्टिलिटी, उच्च तनन वाली धातु, उच्च तनन क्षमता वाली धातु। दो इंग्लिश में भी लिख लो भाई है ना। क्या बोल दोगे, हाई डक्टाइल प्रॉपर्टी, हाई डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। और काम किस में आता है ये, अपने जो वायुयान होते हैं उनके निर्माण में है ना, एरोप्लेन वगैरह में। तो वायुयानों के निर्माण में प्रयुक्त, क्योंकि वो बहुत सॉलिड मेटल होती है ना, तो निर्माण में प्रयुक्त होती है। अगली बात समझ लो, उसके बाद में लिथियम और मैग्नीशियम होती है, जो दोनों धातुएं होती हैं, ये जो होती है ना, जंग रोधक होती है, मतलब जंग से बचाने के लिए भी काम में ली जाती है। तो लिखो जंग रोधक वस्तुओं से बचाने के लिए है ना, जंग से बचाने के लिए। लिखो अगला, लिथियम प्लस मैग्नीशियम। आप लोग लिथियम प्लस मैग्नीशियम लिख लो, मैं बता दूंगा ना। लिथियम प्लस मैग्नीशियम किसमें आती है, जंगरोधक वस्तुओं को बचाने के लिए है ना, जंग से बचाने के लिए, ऐसे लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, हो गया चैप्टर कंप्लीट। चले आगे।
सॉरी चैप्टर नहीं, फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया। चलो लिख देता हूँ, फिर कमेंट करोगे कि सर आपने लिखा है नहीं। Li प्लस Mg क्या होती है? सबसे पहले दोनों ही कठोर होते हैं, आपने देखा भी होगा ना, मैंने बताया भी है। कठोर तो होती है, साथ में क्या होती है? जंगरोधक भी होती है। क्या? जैसे जंग को रोकती है, जंग नहीं लगता हमारे घरों में, जैसे लोहे की वस्तु रहती है उन सब में, तो जंगरोधक भी होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मतलब इसमें जंग से बचाती कैसे है? जैसे कोई कवच प्लेट होती है, उस पर हम इसकी जो लेयर है वो चढ़ा देते हैं, मतलब एक कवच प्लेट के रूप में काम करती है। किसके? कवच प्लेट के रूप में, है ना? ठीक है, जंगरोधक होती है मिश्र धातु। यहाँ तक समझ में आ गई? ये सारी की सारी क्या है? मिश्र धातुएं हैं। अब देखो जंगरोधक है, कवच प्लेट बनाने में प्रयुक्त होती है। उसके बाद में एक बात और याद आ रही है मेरे, जैसे लिखा जो लिथियम होता है उसका जो हम ताप या विक्रिय होती है, नहीं होती क्या? नव्य या विक्रिय, उनमें भी प्रयुक्त होता है ना, तो वो चीज भी लिख लो आप, ये नीचे लिख लेते हैं। नव्य या विक्रियाओं में प्रयुक्त लिथियम क्या है? इंपोर्टेंट पॉइंट। ये मिश्र धातु वाला कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। आगे देखो उपयोग लिथियम का क्या बताया मैंने? नव्य की अभिक्रियाओं में प्रयुक्त। एक तो लिथियम होता है ताप या नव्य की अभिक्रियाओं में प्रयुक्त, नव्य की अभिक्रियाओं में। सेकंड मैंने क्या बता दिया? विद्युत रासायनिक सेलों में भी प्रयुक्त होता है ना, जो हमारी सेल नहीं आती क्या, उसके अंदर भी आता है विद्युत रासायनिक सेलों में प्रयुक्त। किसमें प्रयुक्त? विद्युत रासायनिक सेलों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, उसके बाद में Na की बात करें, किसकी बात करें? Na की। तो Na किस में काम आता है? जैसे Na और Pb होता है, वो भी मिश्र धातु बनाते हैं, तो आप लोगों को पता भी होगा इस चीज का। तो अगला पॉइंट उसके बारे में लिख लेते हैं ना, Na और Pb के बारे में। किसके बारे में? Na और Pb क्या बनाते हैं? ये भी मिश्र धातु बनाते हैं। हाँ, सोडियम होता है ना, उसकी बात करें तो सोडियम को किसमें मिला देते हैं हम? Pb में। तो Na के साथ में जब हम Pb मिला देंगे तो क्या बन जाएगी? मिश्र धातु बन जाएगी। क्या? मिश्र धातु। आगे बात समझ में। अब ये मिश्र धातु बनाते हैं दोनों मिलके। जैसे कि इसमें हम बात करें CH3 4 होल ट्वाइस, मतलब CH3 4 फिर Pb है, या फिर जैसे हम इसके साथ में लेते हैं C2H5 फिर होल ट्वाइस 4 बार, और उसके बाद Pb को जब काम में लेते हैं तो क्या बनाते हैं? टेट्रा मेथिल लेड व टेट्रा एथिलेड बनाने के काम में भी आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? मिश्र धातु बनाते हैं Na और Pb मिलकर, तो इनका कैसे क्या रेशियो होता है सारा का सारा मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले लेंगे Na और Pb, क्या लेंगे? Na और Pb, तो इसके अंदर हमारे पास में आ जाएगा टेट्रा मेथिलेड व टेट्रा एथिलेड बनाने में काम में आ जाएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है? CH3 4 हो जाएगा, उसके बाद में Pb क्या हो जाएगा? Pb, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा मेथिलेड। क्या है? टेट्रा मेथिलेड। दूसरा, अगर इसके साथ में अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, CH3 को हम क्या लिखते हैं? Me भी लिखते हैं ना, मेथिल, मेथिल ग्रुप भी तो है, तो इसको आप Me4Pb भी लिख सकते हो। अभी बात समझ में, ये दोनों एक ही बात है, Me4 या Pb लिख दो। दूसरा जैसे कौन सा लिखते हो? C2H5, क्या है? C2H5 फिर होल ट्वाइस आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, तो Pb होगा। तो इसका नाम क्या है? टेट्रा मेथिलेड है। ये कौन सा? टेट्रा मेथिलेड। चलो लिख देता हूँ, टेट्रा, इनका नाम याद रखना बस। टेट्रा मेथिलेड हो गया, और ये हो गया टेट्रा एथिलेड। कौन सा? टेट्रा, 2 कार्बन तो एथिल हो गया, इसमें 1 कार्बन था तो मेथिल हो गया था, लेड। टेट्रा एथिलेड और मेथिलेड ये बनाने में काम में आता है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोल देते हो? कार्बोलेंड यौगिक, है ना। दोनों को क्या बोलते हो? कार्बोलेंड यौगिक। एग्जाम में पूछ लेता है कि कार्बोलेंड यौगिक क्या है, तो आप बता दोगे कार्बोलेंड यौगिक, है ना। ये क्या होते हैं? अपने अपस्फोटन रोधी यौगिक होते हैं, मतलब विस्फोट होने से बचाते हैं। अपस्फोटन यौगिक होते हैं ना, एंटी नॉकिंग एजेंट होते हैं। आगे बात समझ में, इसका यूज क्या है? अपस्फोटन रोधी यौगिक, एंटी सॉरी स्टूडेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट। आगे बात समझ में, किसमें? एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में काम में आता है ना। KNOCKING, KNOCKING एजेंट, अपस्फोटन रोधी। हिंदी में क्या बोल दोगे? अपस्फोटन रोधी लिखूंगा। ये सारी की सारी रखने वाली बातें। स्फोटन मतलब फूटने से रोकता है ना, अपस्फोटन यौगिक।
हाँ, जैसे अभी बात करें हम Na और सोडियम की, Na और K की, पोटेशियम की, तो इन धातुओं का उपयोग क्या होता है, जैसे नाभिक के रिएक्टर होते हैं, उसमें शीतलक प्रदान करने के रूप में भी काम में लिया जाता है। लिखा दूं? हाँ, आगे लिखो। Na और K दोनों का यूज किस में लिया जाता है? शीतलक के रूप में, नाभिकीय अभिक्रियाओं में। तो क्या लिख दोगे? Na द्रव होता है ना शीतलक के रूप में, लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। एंड द्रव Na, या फिर आप क्या बोल दोगे? Na के धातु का उपयोग, है ना, Na के धातु का उपयोग किस में किया जाता है? जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है, नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें शीतलक के रूप में, है ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है ना नाभिकीय अभिक्रियाओं में या रिएक्टरों में, है ना, नाभिकीय रिएक्टरों में, नाभिकीय रिएक्टरों में, किसमें? रिएक्टरों में। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, चाहो तो ये ज्यादा सही रहेगा। नाभिकीय रिएक्टरों में शीतलक के रूप में, शीतलक मतलब ठंडक प्रदान करने के रूप में, शीतलक के रूप में, किसके रूप में? कूलिंग एजेंट के रूप में, ना, शीतलक का मतलब होता है कूलिंग एजेंट। थोड़ी सी आवाज में दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत ऑलरेडी खराब थी बच्चों, है ना। कूलिंग एजेंट मतलब ठंड प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब KCl का उपयोग आपको पता ही है, उर्वरक के रूप में किया जाता है ना। जैसे किसान होते हैं किसका उपयोग करते हैं? KCl का उपयोग करते हैं ना। तो लिखा दो अगली लाइन, KCl का उपयोग किसमें किया जाता है? उर्वरक के रूप में। आप साथ साथ में लिखते चलो जिससे टाइम बच जाए। किसके रूप में है? उर्वरक। उर्वरक नाम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं क्या? उर्वरक, ऐसे ही लिखते हैं ना, उर्वरक के रूप में। साइंस वालों के सब में हिंदी में दिक्कत रहती होगी ना, उर्वरक के रूप में। ऐसे हमारे NaOH और KOH है वो साबुन और अपमार्जक के रूप में काम में लेते हैं हम, तो वो भी लिखा दूंगा साथ में। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और एक अपने KOH होता है, KOH किसके रूप में? साबुन और अपमार्जक बनाने में। क्या? साबुन एंड अपमार्जक बनाने में किसको काम में लेते हैं? NaOH और KOH को काम में लेते हैं, है ना। Na होता है वो लसाने विलयन बनाने में भी काम में लिया जाता है। किसके काम में? लसाने विलयन बनाने के काम में। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे और लिख देता हूँ, जो Na होता है, कौन होता है? Na किसके काम में आता है? लसाने विलयन बनाने में, लसाने सॉल्यूशन, लसाने, सिर्फ यूज पूछेगा कैसे क्या बनता है ये नहीं पूछेगा आप लोगों को, लसाने विलयन बनाने में। आगे बात समझ लो। उसके बाद में जैसे अपने Rb है, CS है, इनका और लिख लेते हैं। Rb और CS होता है वो प्रकाश विद्युत सेल में काम में लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में। और Na अपने कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी काम में आता है ना, बनाने में। और क्या होता है? कार्बनिक यौगिक बनाने के काम में आता है। कार्बनिक यौगिक बनाने में काम में कौन आता है? Na आता है। लास्ट लिखा देता हूँ Rb और CS, जो आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है डायरेक्ट। किसके काम में आते हैं? विद्युत रासायनिक सेल बनाने के काम में आते हैं। कौन? अपने सॉरी प्रकाश विद्युत सेल बनाने के काम में आते हैं। कौन? Rb और CS दोनों। लिख लिया? Rb एंड CS क्या बनाते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाते हैं। लिख लो, फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव में काम आता है ना, प्रकाश विद्युत सेल में काम आता है ना। प्रकाश विद्युत सेल बनाने में कौन काम में आता है? Rb और CS आते हैं। यहाँ तक हमारे वर्ग फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वर्ग सेकंड के तत्व, है ना। तो चलो, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वो कमेंट में हमें पूछ सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।